अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड लैब स्टार्ट करेंगे जिसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग और क्लीनिंग की कुछ एडवांस चीज़ें करेंगे और कुछ डेटा फ्रेम को कैसे मैनेज करना है, नल वैल्यूज एंड कोरिलेशन को देखेंगे, मीन मॉड को देखेंगे एंड मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्या है 25 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल का रोल और ये क्यों ज़रूरी है एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए। क्योंकि द थिंग इज हियर कि जब तक आपका डेटा प्योर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, आप कैसे एक मॉडल को एक अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। सबसे पहले हमने करना ये है कि ये चीजें हमने इंपोर्ट कर लेनी है, numpy, pandas, seaborn, matplotlib, warning। अच्छा, वार्निंग मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस ऐसे होते हैं जो डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो डुप्लीकेटेड पैकेजेस का सोल्यूशन ये है कि आप वार्निंग को यूटिलाइज करते हो और उससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी ओल्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे उनको मेथड्स को, तो हमें वार्निंग का इशू इस तरह की चीजें नहीं देगा। तो हमने इसको भी यूज कर लिया, तो अभी हम इसको रन कर लें और अपना डेटा को इंपोर्ट कर लें जरा। ओके, जैसे कि इस आइकन पे मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स में ये मेरे पास डेटा पड़ा है और इंश्योर योर फाइल सेव एल्सवेयर। ओके, मुझे इंपोर्ट करके दो बस। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कॉपी पाथ, एंड उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे पास इंटायर डेटा डिस्प्ले करवा दिया उसने और टोटल रोज हमारे पास कितनी है, 59 रोज है, ठीक है। लेकिन ये हम सारी चीजें मेथड से एक्सप्लोर करेंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो जो हेड है ये हमें फर्स्ट 5 रिजल्ट का आउटपुट देगा और उसके बाद मैं इसका टेल एंड पे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास कॉलम्स के नेम क्या है, किस किस्म का डेटा आ रहा है, इंटीजर है, सॉरी ये मैं मेरे पास किस किस्म का डेटा आ रहा है, नॉमिनल वैल्यूज में आ रहा है या न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स हैं क्या है क्या है। तो ये इन चीज़ों का गेस मुझे हेड और टेल से के मेथड को यूटिलाइज करके मैं ले लूंगा यहाँ से। और उसके बाद मैं डेटा की शेप्स देखूंगा। अभी डेटा की शेप देख लें, हमारे पास 60 रोज है और 9 कॉलम्स हैं। अच्छा, ये जो 59 आपको नजर आ रहा है ना, ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, ठीक है। टोटल रोज 60 ही हैं, तो 60 रोज और 9 कॉलम्स ने हमें डिस्प्ले करवा दिया कि हमारे पास शेप है डेटा की, और डेटा की टाइप्स यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। मेरे पास नेम, एज, लैपटॉप, ये है ऑब्जेक्ट फॉर्म में। मेरे पास जो स्क्रीन का कॉलम है वो फ्लोट में है, फ्लोट मीन पॉइंट समथिंग लाइक दैट। ये देखें, स्क्रीन 16.0, 14.0, इस तरह की वैल्यूज को आप डिस्प्ले करवाते हो, ये फ्लोट में है, ठीक है। डेटा की टाइप है ये। तो वेट भी मेरे पास ऑब्जेक्ट में है, प्राइस फ्लोट में है, रैम भी फ्लोट में है और एड्रेस भी ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉमिनल वैल्यूज हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्ले हो रही हैं। और अभी मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ। डिस्क्राइब से मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि स्क्रीन, प्राइस और रैम, इन ये 3 कॉलम्स का आपस में रिलेशन बन रहा है। अब इसका अगर आप काउंट देखें तो 52 काउंट बन रहा है और प्राइस का 55 बन रहा है और रैम का भी 55 बन रहा है। इनकी बेस पे हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो ये मीन उन्होंने दिया हुआ है, ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन आपका 0 और 25 परसेंटाइल, 50, 75 परसेंटाइल, मैक्सिमम वैल्यू, ये सारी मैं आपको IQR में बताऊंगा, इंटर क्वार्टर रेंज में, कि ये होती क्या है और हम इसको किस सेंस में देखते हैं। और हमें जब अपना मॉडल ट्रेन करना होता है, अपने कॉलम टू कॉलम कोरिलेशन देखना होता है, तो इन चीजों की क्यों हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला हम जो काम करेंगे, अभी हमने आइडिया ले लिया है। आइडिया के लिए कि हमने इंपोर्टेड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, ओके। उसके बाद मैंने अपना डेटा को इंपोर्ट किया, देन मैंने हेड को आइडेंटिफाई किया, टेल को देखा कि मेरे पास फर्स्ट 5 और लास्ट 5 पे रिजल्ट किस किस्म के आ रहे हैं, कॉलम्स, नेम्स और डेटा की टाइप्स देख ली, फिर मैंने शेप देख ली, फिर डेटा टाइप नीचे ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, क्या क्या चीज है मेरे पास आ रही है, डिस्क्राइब किया किस एज के लोगों ने सबसे ज्यादा लैपटॉप्स को परचेज किया, क्योंकि मैं एक ऐसा मॉडल ट्रेन करने जा रहा हूँ कि जो कि मेरी सेल पर इम्पैक्ट डालेगा। मुझे बताएगा कि इस एज के, क्योंकि जब आप फेसबुक के ऊपर एड रन करते हो, आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर एड रन करते हो, तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें होता ही है कि अब आप डिफाइन करते हो कि मेरा जो एड है वो मैक्सिमम और मिनिमम
कहाँ से कहाँ तक की एज के लोगों को पता होना चाहिए। सपोज 20 to 30 एज के जितने भी लोग हैं, मेरा जो एड है वो उनको ही डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मुझे एक डेटा मिल गया है। अब डेटा को मैंने आइडेंटिफाई करना है, उसको प्योर करना है, क्लीन करना है, ठीक है, आउटलायर्स रिमूव करने हैं, वो सारी चीजें अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने करता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी प्राइस और एज को फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनका कोरिलेशन देखना है, नल वैल्यूज रिमूव करनी है। नल वैल्यूज का मतलब लगाया डॉपना का, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। मैं इसको div2 का नेम दे देता हूँ और इसको मैं करवा लेता हूँ प्रिंट, और उसके बाद इसके मैं फर्स्ट 5 को प्रिंट करवाता हूँ, फर्स्ट 5 रिजल्ट्स को। तो उसके लिए मैं हेड यूज करूंगा, और ये देखें मेरे पास नल वैल्यूज स्क्रीन के यहाँ पे मैंने प्राइस और एज के कॉलम से नल वैल्यूज को रिमूव किया, क्योंकि मैं टोटल पूरे के पूरे डेटा की नल वैल्यूज को रिमूव नहीं कर रहा। मैंने जस्ट स्पेसिफिक 2 कॉलम्स को टारगेट किया है। प्राइस और एज के कॉलम में नल वैल्यूज हैं, तो रोज को ड्रॉप कर दे। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इसके अंदर 5 हेड में नहीं थी, तो मैं 1 मिनट ऐसा करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे नल वैल्यूज किस में डिस्प्ले हो रही हैं, ये टेल है, ये हेड है, और इसमें लैपटॉप में आ रही है। मैं लैपटॉप का कॉलम यहाँ पे राइट करता हूँ कि लैपटॉप के कॉलम से जो नल वैल्यूज हैं उसको रिमूव कर दें। और अगर आप अब देखोगे लैपटॉप के कॉलम में नल वैल्यूज नहीं आ रही। अब मुझे टारगेट ही उसको प्राइस को करना है, देन मैं प्राइस को ही लेके चलूंगा। जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि नल वैल्यूज आप ऐसे स्पेसिफिक कॉलम को भी टारगेट करोगे, नल वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। देन मैं ये करूंगा कि मेरा प्राइस और एज, तो मेरे पास कॉलम है, मैंने उनको कोरिलेशन देखना है कि इनका बिटवीन इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा है और कितना वीक बन रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कोरिलेशन है इसका, 1 मिनट मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि टेक्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ये ऐसे होता है कि अगर -1 और आप कर लें +1 को कंसीडर, और अगर +9 है तो इसका कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर +7 है तो थोड़ा सा कम हो गया, +4 है तो ये कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं बन रहा। क्योंकि 5 तक हम देखते हैं कि कोरिलेशन बन रहा है, जब 5 से नीचे चीजें जाती है ना, तो वो एक वीक कोरिलेशन का सिम्टम्स डिस्प्ले करती हैं। और ऐसे ही अगर आप -9 की बात करो, तो ये तो फिर माइनस में जा रही हैं चीजें, तो क्या लगता है ये नेगेटिव कोरिलेशन हमारा बन रहा है, ये हम, तो चीजें माइनस में जा रही हैं, तो क्या लगता है ये वीक कोरिलेशन होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो माइनस में जा रहा है, -9 है, तो -9 क्या है कि हमारा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बन रहा है। ठीक है, अगर 8 भी करो तो थोड़ा सा कम, मतलब 5 से ऊपर ऊपर आपका नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि -5 से 10 तक जितना भी कोरिलेशन बनेगा हमारा नेगेटिव कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। और इसी तरह अगर पॉजिटिव के सेंस में जाएगा तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कैसा बनेगा? 5 से ऊपर होगा, +5 से। तो इसको मैं जरा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, हम कोरिलेशन को जरा डिफाइन कर लें कि प्राइस और एज का कोरिलेशन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, और ओके, इसको अगेन इशू बन गया, तो मेरे पास एक वीक कोरिलेशन डिस्प्ले हो रहा है। प्राइस और एज के बिटवीन मेरे पास एक वीक कोरिलेशन डिस्प्ले हो रहा है, तो मैंने ऐसा करना है कि मैंने कोरिलेशन देखना है प्राइस का रैम के साथ। ठीक है, इसके साथ मेरा सॉरी, ये मेरा प्राइस और रैम के साथ ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आ जाए, और यहाँ पे मेरा कोरिलेशन बन रहा है 0.82, मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। आप ये कह सकते हो कि आपका प्राइस और रैम के बिटवीन एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन डिस्प्ले कर रहा है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी रैम भी बढ़ेगी, रैम जैसे जैसे कम होगी प्राइस भी कम होगी। अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें, मैंने यहाँ पे जिस जिस लैपटॉप की रैम 8 जीबी है, जीबी लिखा हुआ है, जस्ट आप इमेजिन कर लें, उसका प्राइस 800 है, जिसका 16 है उसका 1200 है, जिसका 32 है उसका 1500 है। आप ये कह सकते हैं कि रैम और प्राइस इन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे रैम कम होगी प्राइस भी कम होगी, जैसे जैसे प्राइस इसकी बढ़ेगी तो डेफिनेटली रैम भी बढ़ेगी। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ से मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने
अपने दो कॉलम्स के दरमियान कोरिलेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हम ग्राफिकल व्यू को यूटिलाइज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स को देखेंगे कि सपोज पावर प्लॉट को यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की हुई है सीबॉर्न की। सीबॉर्न के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लॉट डिस्प्ले होंगे, लाइक दैट इन प्लॉट है, स्कैटर्ड प्लॉट है, लाइन प्लॉट है, रिप प्लॉट है। मतलब आप कोई भी प्लॉट है, आपको जो लगता है कि यार एक तो होता है कि क्लाइंट की डिमांड होती है कि मुझे ये वाला प्लॉट यूटिलाइज करे, मुझे डेटा को आप इस तरह डिस्प्ले करवाएं ताकि मुझे पता हो कि कौन सा ग्राफ किस कॉलम को लेकर किस तरह जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी सेल को मैंने देखना है, क्लाइंट की डिमांड के ऊपर आपने देखना होता है कि वो किस किस्म का प्लॉट जा रहा है। कभी कभी आपको ये भी होता है कि क्लाइंट को एजुकेट भी करना पड़ता है। वो कहता है जी मुझे तो आप ऐसा करो हीट मैप डिस्प्ले करवा दें। अभी अभी हीट मैप बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं बना होता, लेकिन वो कहते मेरे को हीट मैप ही चाहिए। वहाँ पे आप उसको एजुकेट करते हो, नहीं भाई हीट मैप आपको ये फैसिलिटीज नहीं देगा, आप ऐसे करो, आप आपके लिए बेटर कौन सा है, आप बार प्लॉट यूज कर लो, आप प्लॉट यूज कर लो। ये आपको एक अच्छे से डिस्प्ले करवाएगा आपका सेल का ग्राफ, आपका सेल पीक पे जा रहा है, आपकी कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, किस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कंप्लेन आ रहा है, कौन सी प्रोडक्ट को आपको किस तरह लेके चलना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्लॉट्स हैं यहाँ पे, तो आप किसी भी प्लॉट को यूटिलाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग डिमांड ऑफ क्लाइंट। तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम का, यहाँ पे मैंने प्राइस एंड रैम का कोरिलेशन निकाल लिया कि कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मुझे एज और प्राइस का एक ग्राफ डिस्प्ले करवाना है। और ग्राफ का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमें सीबॉर्न का वेबसाइट है seaborn.pydata.org, आप एग्जाम्पल्स के ऊपर जाएंगे, गैलरी के ऊपर, तो आपको सारे प्लॉट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बार प्लॉट यूज कर रहा हूँ। और अगर हम बार प्लॉट की बात करें तो बार प्लॉट के ये फिगर साइज क्या कर रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी बार्स आ रहे हैं उनके बिटवीन मुझे इतना स्पेस चाहिए। अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं स्पेस को बढ़ा भी सकता हूँ। उसके बाद मैंने एक्स एक्सिस पे एज को डिस्प्ले करवाया है, वाई एक्सिस पे प्राइस को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, एक्स लेबल वाई लेबल मैंने दिया है एज और लैपटॉप प्राइस वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए, और मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास वाई साइड पे लैपटॉप प्राइस आ रही है। और एक मिनट, ये देखें, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और लैपटॉप प्राइस का लेबल मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, और एज मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अगर आप एक ग्राफिकल व्यू देखें तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि 700 से लेके यहाँ तक 700 नियर अबाउट बन जाता है। ठीक है, 700 नियर अबाउट से लेके आपका 1500 तक की जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो सबसे ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, और अगर आप एज की भी बात करें तो आपकी एज भी अप्रोक्सीमेटली बन रही है, जो सबसे ज्यादा लोगों ने चीज आपकी परचेज की है वो है 35 से लेके 28 नियर अबाउट बन रही है। 27 28 के लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपके लिए। आपको एक ग्राफिकल व्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अगर आपके डेटा फ्रेम में नल वैल्यूज हैं, हाउ एनी का मेथड अगर आपके डेटा फ्रेम में कहीं भी नल वैल्यूज हैं उनको रिमूव करेगा, और हाउ ऑल का मेथड अगर आपका डेटा फ्रेम है ही पूरा नल वैल्यूज से भरा हुआ तो ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये दो कंसेप्ट दोनों डिफरेंट 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 कंसेप्ट हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कॉलम वाइज फिलिंग और रो वाइज फिलिंग हम एक्सिस को लेके करते हैं। ठीक है, एक्सिस 0 कॉलम को टारगेट करता है, और एक्सिस 1 रो वाइज एक्सिस 1 रो को टारगेट करता है। कॉलम वाइज 0 कॉलम को टारगेट कर रहा है और एक्सिस 1 रो को टारगेट करता है। अभी ऐसा करते हैं कि हम जहां जहां पे नल वैल्यूज हमारे कॉलम में डिस्प्ले हो रही हैं वहां पे अगर बी फिल का मेथड, अभी हम बी फिल के मेथड और पैड के मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉलम या रो में जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप आपकी रो में या कॉलम में नल वैल्यू को ऐड कर देगा। और अगर यही सेम पैड को देखें आप, तो पैड क्या करेगा, ये आपकी प्रीवियस वैल्यू को टारगेट करेगा, ये आपकी प्रीवियस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट नल वैल्यूज को फिल कर देगा। अभी हम थोड़ा सा इस पे एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें आपके डेटा के अंदर अभी नल वैल्यूज तो आपको नजर नहीं आ रही, तो इसने क्या किया है, आप आपकी बीफिल मेथड है, तो ये आपका क्या कर रहा है कि नेक्स्ट वैलिड वैल्यू जो बन रही है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो कॉलम के अंदर या रो के अंदर उनकी नल वैल्यूज को फिल कर रहा है। और सेम एज अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे पैड मेथड को, पैड मेथड आपका जो आपकी प्रीवियस वैल्यूज होंगी उनके अकॉर्डिंगली आपके कॉलम के अंदर डेटा फिल कर देगा। ठीक है,
कि जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज हैं नेम के कॉलम में, मुझे वहां पे शहरयार को रिप्लेस करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉलम इन जो नेम का कॉलम है वहां पे शहरयार आ जाए और जो एज का कॉलम है वहां पे 27 आ जाए, जहाँ पे भी नल वैल्यूज इसको नजर आए इन दो कॉलम्स में। ठीक है, मैंने क्योंकि हमारे पास इनकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आती है, तो मैंने ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में नेम और एज के अगेंस्ट शहरयार को नेम के अगेंस्ट और एज को 27 के अगेंस्ट और एज को 27 डिफाइन किया और फिर मैंने इसका टेल को प्रिंट करवा लिया। टेल मीन लास्ट 5 रिजल्ट्स को मैंने प्रिंट करवाया, तो मेरे पास ये डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर आप पहले ही देखें कि इस डेटा में पहले यहाँ पे 59 नंबर पे नल था। ठीक है, ये देखें, पहले हमारे पास नल वैल्यू आ रही थी यहाँ पे नैन, और यहाँ पे हमारे पास शहरयार आ गया। ठीक है, इसी तरह एक ही कॉलम में भी जहाँ पे नल वैल्यूज थी वहां पे 27 उसके अगेंस्ट 27 अपडेट हो गया। ठीक है, अभी हमने करना ये है कि इसका टोटल सम चेक करना है। पहले हम चेक कर रहे थे तो एक आ रहा था, ठीक है, क्योंकि उसमें एक नल वैल्यू थी। अभी हमारे पास जीरो ही आएगा, ये मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा है, क्योंकि इंटरनेट का इशू आ रहा है अगेन एंड अगेन। तो जो कोल ऐप है बहुत स्लो चल रही है, इसलिए मैंने ये किया, इसको पहले सारी इसकी एग्जीक्यूशन करवाई है और फिर मैं अभी साथ साथ रिपीट भी कर रहा हूँ और चीज़ों को बता भी रहा हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद हमने ये करना है कि जहाँ पे शहरयार है वहाँ पे मार्केटिंग को डिस्प्ले करवा दो। यहाँ पे हमने देखा शहरयार को रिप्लेस करवाया नल वैल्यूज के साथ अपने नेम के कॉलम में। नेम के कॉलम में हमने नल वैल्यूज को शहरयार से रिप्लेस किया। अब हम एक और टेक्स्ट डाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं जहां जहां हमारे डेटा के अंदर शहरयार डिस्प्ले कर रहा है वहां पे मार्केटिंग से रिप्लेस कर दो। ठीक है, नेम के कॉलम में मार्केटिंग बनता तो नहीं है, लेकिन आपको एक बताने का मकसद ये है कि आप कॉलम्स के अंदर आपको अगर क्लाइंट ने डेटा दिया है तो आप उस डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हो। हमने करना सिर्फ डेटा को मैनिपुलेट है, चाहे आप क्लीनिंग करो, प्री प्रोसेसिंग करो, कुछ भी करो, कॉलम रिमूव करो, कॉलम टारगेट करो, कॉलम्स का कोरिलेशन एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल व्यू अगर आप दिखाते हो, या आप क्या है कि उसका शेप बताते हो, रो कॉलम बताते हो, कुछ भी करना है आपने, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपने डेटा को मैनिपुलेट करना कैसे है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास मार्केटिंग आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख दूंगा ना तो मेरे पास ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे शहरयार एग्जिस्ट करेगा, अभी देखे ना कोलैब टाइम दे रही है, इसलिए मैंने ये किया। मैंने कहा यार ये मैं पहले एग्जीक्यूट कर लूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हम्म, ये तो भाई सुबह रिजल्ट आएगा इसका जिस तरह से चल रही है। नहीं आ जाएगा, आई होप सो। देखें आ गया, तो ये सब मुझे अपडेट कर दिया। अभी क्या है कि मैंने इसको बताया है, ये मैंने कंडीशन पास की है। df2 क्या है, जिसको मैंने डेटा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जहां से डेटा इंपोर्ट करवाया मैंने अपनी फाइल का, ये दिखा दूंगा। पता है आपको, क्योंकि ऊपर ये चीजें मैं कर चुका हूँ। ये डेटा जहाँ पे इंपोर्टेड है वो df2 के वेरिएबल में सेव, और df2 के इसमें मैंने बताया कि एज का कॉलम, अगर एज के कॉलम में ग्रेटर देन 28 एज का कोई बंदा है तो मुझे नीचे प्रिंट करवा दें, वो फास्ट एंड टू में मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। अब क्या है कि मैंने टेल लिया, हेड भी ले सकता हूँ, कुछ भी आप एक आइडिया हो जाएगा आपको कि यार ये चीजें वर्क कैसे करें। ठीक है, अपने इसमें क्योंकि होल टोटल पाइथन यूज हो रही है तो आपको पता होनी चीजों का। तो अभी देखें 55 नंबर पे हमारे पास फॉल्स आया, क्योंकि एज इज नॉट ग्रेटर देन 28, सो हमारे पास फॉल्स है। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे एज ग्रेटर देन है 56 पे, 7 पे भी ग्रेटर देन है, तो इसी तरह ये बुलियन है। स्पेसिफिक रोज का डेटा वो डिस्प्ले होना चाहिए। अब मैंने कहा जी ब्रांड के कॉलम में जहाँ पे डेल की कंपनी के लैपटॉप जितने पड़े हैं ना, मुझे बताओ कि वो सारे डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, अगर मैं इनका सम चाहता हूँ तो मैं इनको सम ले लूंगा। सही है, अभी मैं इनको वैसे मैं नीचे प्रिंट करवाया हुआ था, रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा था ऑलरेडी यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल के जितने भी लैपटॉप हैं यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। उसके बाद हमने रेंज को डिफाइन करना है कि मुझे 22 से 24 एज के बिटवीन जितने लोग हैं वो डिस्प्ले करवा दें कि इसमें से मतलब 22 से 24 तक कितने लोगों ने मेरी प्रोडक्ट को परचेज किया, तो मुझे वो जितने भी लोग होंगे, जितनी भी रोज होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी इतना बड़ा कंप्यूटर नहीं है या इतनी मेमोरी नहीं होती सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, डेवलपर्स की, एआई इंजीनियर्स की, एमएल इंजीनियर्स की, कि वो सारी स्क्रिप्ट्स को अपने माइंड में सेव रखें, इतना रट्टा लगा के रखें। तो क्रैमर बहुत कम होते हैं, और वो होते भी हैं तो वो इतनी चीजों को क्रैम कर नहीं सकते। तो ये आपने या तो आप किसी एक शीट बना लें जो चीजें अगेन अगेन यूज हो रही हैं, तो उसकी एक तो प्रैक्टिस बन जाएगी आपको, फिर आपको देखनी नहीं पड़ेगी, आप ये लगा लिया करेंगे मेथड। तो अगर ये कभी भूल भी जाते हैं तो चैट जीपीटी को बताएं, प्रॉम्प्ट दें, वो आपको बता देगा।
अदरवाइज गूगल से उठा लें, मतलब इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं वहां से उठा लें। बहुत सारी वेबसाइट एज अ लर्निंग पर्पस वो आपको सारी प्रॉम्प्ट वहाँ सॉरी कमांड दे रही होती हैं, लेकिन बेस्ट मेथड मैं तो चैट जीपीटी यूज करता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो भूल जाती हैं चीजें, तो चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल है इसमें। चलें नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। लाइन प्लॉट है, लाइन प्लॉट मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। अच्छा, लाइन प्लॉट मैंने इसका एज और प्राइस का को रिलेशन मैंने इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एज के कॉलम में और प्राइस के कॉलम एक दूसरे के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनके अंदर मैंने ग्रुप बाय का फंक्शन यूज किया है और रिसेट इंडेक्स को यूज किया है कि ये क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। अच्छा, एज सेल्स का मैंने एक वेरिएबल लिया df2 जिसके अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है। ग्रुप बाय क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है, ठीक है। एग्रीगेट निकालने के लिए ये यूज होता है, ये समराइज करने के लिए डेटा को, कैटेगरी बेस और ग्रुपिंग को लेके ये हमें डेटा को समराइज करने में हेल्प करता है। और अगर आप आगे देखें तो रिसेट इंडेक्स का फंक्शन ये है कि आपने पहले डेटा को समराइज कर लिया ग्रुप बाय का फंक्शन यूज करके, उसके बाद आप रिसेट इंडेक्स को यूज क्यों कर रहे हैं, उसके बाद आप रिसेट इंडेक्स के फंक्शन से रेगुलर इंडेक्स में वापस जा रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं पहले ग्रुप बाय से, फिर आप वापस जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक इंडेक्स आपका था गया। उसके बाद क्योंकि आपको पता है कि रोज इंडेक्स वाइज आ रही होती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया, पर हमारे पास शेप में क्या आ रहा था 60, ठीक है। अगर अभी भी आप शेप निकालेंगे आपके पास 59 शेप निकलेगी। df2 डॉट शेप, हमारे पास कितने रोज है कितने कॉलम पड़े हैं, लेट मी चेक द हेल इज दिस। ओके, शेप में हम पेरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे। ये देखें ना, अभी सिंटैक्स भूल जाता है बंदा यार। अच्छा, 60 रोज है हमारे पास और 9 कॉलम है। हमारे पास जो नल वैल्यूज थी वो वहां पे हमने उनको फिल किया था, अगर आपको याद होगा। हमने उसको पहले शरियार से फिल किया, उसके बाद हमने शरियार को रिमूव करके मार्केटिंग और फिर एक्स्ट्रा कंटेंट डाला, तो वो फिल किया हमने, ठीक है, रिमूव नहीं किया उनको। उसके बाद 9 कॉलम है हमारे पास, 60 रोज है। और ये जो 60 रोज है, अगर आप इसकी इंडेक्सिंग देखेंगे ना, तो मैं इसका आपको टेल दिखा दूं कि मुझे लास्ट 5 रिजल्ट डिस्प्ले करवा दे, तो जो लास्ट 5 रिजल्ट्स होंगे वो 59 तक आएंगे, देखा ना। तो इंडेक्सिंग चल रही होती है, तो ये मैं आपको इंडेक्स की बात कर रहा था कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। जब हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ यूज करते हैं डेटा का एक ग्राफिकल व्यू लेने के लिए, तो उनके जो बार्स होते हैं उनकी प्लॉटिंग बनती है, ठीक है। ये ए सेल्स का कॉलम, ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा वेरिएबल आ गया। एक्स एक्सिस में एज आ जाएगी, वाई एक्सिस में प्राइस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है हमारा, जहाँ पे टोटल सेल लिखा हुआ है, और ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे एज आ रही है। तो ये हमारे कलर और लाइन विथ टू, जो लाइन है उसकी विथ, ये वाली लाइन की विथ, ठीक है, ये टू डिफाइन किया है आपने। इसका फैट इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, ये प्रिंटिंग हमने नीचे करवा ली है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ग्राफ हमारी हेल्प किस उसमें कर रहा है। अब आप देखें कि हमारे पास सबसे ज्यादा सेल जहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना, वो इस पॉइंट को उठाएं तो 27 से लेके 35 तक कह लें, वो इस एज के लोग ज्यादा हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। इस ग्राफ का फायदा ये है कि हमने इन्वेस्ट करना होता है एक्यूरेट प्रोडक्ट पे। अब होता ये है, हमारे पास 10 टाइप की प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने स्टोर पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर है या कोई भी बिजनेस है, अमेजोन है, ईबे है। तो आपको पता नहीं होता कि यार आपकी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही होती है। या तो आप शीट्स वगैरह निकालोगे, उसकी कैलकुलेशन करोगे, वो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, फिर आपको पता चलेगा यार ओ अच्छा इतनी सेल हो गई है, ये चीज मैंने ज्यादा बना ली है, अभी मेरे पास स्टॉक में पड़ी है, मेरा पैसा बाउंड हो गया। ये ग्राफ आपको इसमें हेल्प करेगा, आपको एक व्यू दे देगा और बता देगा कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट इस महीने से लेके इस महीने तक सबसे ज्यादा सेल हुई है और आपने नेक्स्ट मंथ से किस चीज पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा सेल हुई है आप उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे कि यार इसका जो है क्रिएटिविटी रेट बढ़ा दें क्योंकि इसको लोग ज्यादा ले रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो स्टॉक होगा वो बहुत कम लिमिटेड सा स्टॉक बच जाएगा, ठीक है। फिर चीजें आएंगी, आपकी रेगुलेशन बढ़ जाएगी। खैर, हम ई कॉमर्स वाली साइड पे जा रहे हैं, वापस आ जाएं। तो उसके बाद ना मैंने ये किया है कि अपना टोटल इंटायर डेटा उठाया है और मैंने कहा है जी सिलेक्ट डेटा टाइप का फंक्शन लगाएं और उसमें जो भी नंबर इंक्लूडेड है। अब नंबर मेरे 3-4 कॉलम स्क्रीन में है, रैम और प्राइस है,
ये 3 हमारे डिजिट्स में आ रहे हैं, बोला है उसका मुझे कोरिलेशन बता दो। उसकी कोरिलेशन अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, प्राइस का रैम के साथ 0.4 और 0.1 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक है। नीचे देखें 0.8 और ये 1 बन रहा है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहे हैं। रैम और प्राइस का दोनों का स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है। रैम और प्राइस का ग्राफ मैं आपको ऊपर भी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे भी 0.8 है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, पॉइंट और 1 है, 1 पे है, ठीक है, 1.0 पे है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो ये भी दोनों का स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वीक रिलेशन की अगर आप बात करो, -5 से भी नीचे जाता है तो आपका वो वीक कोरिलेशन बन रहा होता है, और अगर -5 से ऊपर जाता है तो आपका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। कॉलम टू कॉलम जब आप बात करते हो तो आपका ये नहीं होता कि यार माइनस में है तो 0.9 हो गया। ये रिलेशन आपको अंडरस्टैंड हो गया, और स्क्रीन का इनके साथ वीक ही रिलेशन बन रहा है, ठीक है। एक्चुअल हमने देखना प्राइस और रैम को ही था, ये देखना चाह रहे थे अगर हम रैम कम करते हैं या रैम बढ़ाते हैं क्या प्राइस पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो हमें ये चीजें यहाँ पे क्लियर होती हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट है इसका रिग्रेशन का और क्लासिफिकेशन का, ये बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो रिग्रेशन हमें आउटपुट देता है वो न्यूमेरिक होती है, और जो क्लासिफिकेशन आउटपुट देती है वो कैटेगरी बेस होती है। और न्यूमेरिक मीन डिजिट्स में आएगी, और कैटेगरी आपको रिस्पॉन्स आएगा, यार ठीक है ये मेल है या फीमेल है, या इसने खाना खाया या नहीं खाया, मतलब यस और नो में आपको रिप्लाई मिलेगा। नॉमिनल और न्यूमेरिक जो डेटा की पहचान है वो बहुत जरूरी है। आप नॉमिनल वैल्यूज हैं, जो नॉमिनल चीजें हैं वो कैटेगरी को हिट कर रही होती हैं। क्लासिफिकेशन की जहां तक बात आ जाती है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, उसमें 0 और 1 की अगर आप बात करूँ तो 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 1 ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिग्रेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्लियर हो गया। रिग्रेशन जहाँ पे रिग्रेशन आ जाए समझो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्लासिफिकेशन की जहाँ पे बात आ जाए समझो कैटेगरी है भाई, यहाँ पे मेल है फीमेल है, हाँ है या ना है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर लो तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में 0 और 1 का कंसेप्ट है, 0 फॉल्स को, 1 ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको पावर पॉइंट पे डिस्प्ले करनी थी चीजें ताकि कंटेंट थोड़ा सा बड़ा नजर आता। एक्चुअली इतना टाइम नहीं था यार, तो मैंने यहीं पे ये चीजें राइट कर दी हैं, मैंने कहा यहीं इसमें आपको बता दूंगा। अभी हम यहाँ पे लैपटॉप के कॉलम को एज अ कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे लूप चलाया। फॉर लूप में मैंने ऑब्जेक्ट कैट लिया कि लैपटॉप का मेरा कॉलम है, उसको एज कैटेगरी टाइप कंसीडर करे, और इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने करना ये है, अगर मैं इसको रन करूंगा, ओके ठीक है, ये समय नीचे बता दिया है कि इसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैटेगरी, इंडेक्स में मेरा लैपटॉप आ गया, ओके। इसको हाँ, ये नीचे मुझे इसने डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, ये जो ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यूज है ना, इनको मैंने जब कन्वर्ट किया है इसके अंदर, डमीज का एक फंक्शन है गेट डमीज का, वो हमें ट्रू एंड फॉल्स में इंडिकेटर्स की बात कर, कैटेगरिकल वैल्यूज होती हैं हमारी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। यार आप सिर्फ इतना समझ लो कि आप, यह सब कैटेगरी की जहाँ पे बात है ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, यार ये चीज इसने की है या नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव है, यस है कि नो है। पॉजिटिव और नेगेटिव भी किसी और सेंस में चला जाएगा क्योंकि उसमें भी स्ट्रॉन्ग और फिर आपको कोरिलेशन वाली चीजें मिक्स हो रही हैं। सिर्फ आप ये समझ लो इसने ये काम किया है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्क्रीन कॉलम है ना, ड्रॉप किया यहाँ से मेरे डेटा फ्रेम से, अगर आपने कोई भी कॉलम जो आपको लगता है कि यार ये किसी काम का नहीं है मेरे, आप उसको ड्रॉप कर सकते हो ड्रॉप के फंक्शन से, ठीक है। मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी बताया, अभी बता रहा हूँ, और अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, सही है। उसके बाद मीन, मीडियन और मोड को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम ना इसको इसलिए यूज करते हैं, हमारे पास ना आउटलायर्स होते हैं, आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए, ताकि हमारा मॉडल अच्छे से अच्छा ट्रेन हो। मॉडल कैसे अच्छा ट्रेन होगा, जब डेटा ही नहीं चंगा, जब डेटा अच्छा होगा तो डेफिनेटली भाई आपका मॉडल भी अच्छा ट्रेन होगा। उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, एवरेज निकालते हो। आपके पास जो डेटा होता है, आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उनको उनकी एवरेज निकालने के लिए आप मीन यूज करते हो, मीडियन यूज करते हो, मॉड यूज करते हो। अच्छा, जो मॉड होता है वो जब फ्रीक्वेंटली वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो मीन है, अब ये देखें मीन मेथड फॉर गेटिंग एवरेज, ठीक है, एवरेज के लिए यूज होता है, आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है, ओके। अभी हम मीन के ऊपर बात कर रहे हैं। मीन का सिनेरियो ये होता है कि आपने जितने भी आपके पास ये वैल्यूज हैं, आपने उनका सम निकाला, सम के बाद आपने देखा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 है। उसके बाद आप उसको डिवाइड करते हो 5 पे, जितनी भी आपका ये वैल्यूज का कलेक्शन होता है, इसका सम होता है, उसको 5 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आपका मीन हो गया, ठीक है। अब इसमें इशू ये होता है कि अब अगर आप लास्ट पे देखें तो लास्ट पे वैल्यू इसका आउटलायर है, पहले 2 3 4 5 आ रहा है, फिर 100 है। 100 मतलब यार आप, हमने एवरेज निकालनी होती है ना, हम हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं,
हमने उनको फिल करना होता है। अब जब मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए अगर आपके पास 100 आ गया, तो आप 100 के अकॉर्डिंगली अगर देखो तो ये 22 बन रहा है, तो ये तो नहीं बन रही ना इसकी। आपने इधर आपके पास इधर आनी चाहिए थी 3.5 4 नियर अबाउट इस ऐसी वैल्यू होती, तो वो समझ में आती है कि यार आप इन नल वैल्यूज अगर आपके पास टेबल में है तो आप वहां पे इस तरह की वैल्यूज अपडेट कर सकते हो। बट मीन एक अच्छा सोर्स नहीं है चीजों को अपडेट करने का। इसमें आउटलायर्स, सबसे पहले आपको ये पता ही नहीं होगा कि यार इतना बड़ा डेटा, अब ये तो नहीं है कि आपके पास 100 रोज ही होंगी, आपके पास 50 रोज ही होंगी, आपके पास पता नहीं 100,000 रोज होंगी। कौन कौन सी रोज को आप एंड पे या स्टार्ट में देखोगे, 5 रोज 10 रोज, कितनी रोज को देखोगे। तो उससे बेहतर क्या होता है कि हम IQR रेंज यूज करते हैं, इंटर क्वार्टर रेंज को यूज करते हैं। IQR इज अ बेस्ट सोर्स टू रिमूव आउटलायर्स। आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए ये कमाल का तरीका है। ठीक है, इसके लिए इतना ही बस, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये है कि इसमें मैंने ये किया हुआ है कि 100 को रिमूव किया आउटलायर को, उसके बाद मैंने इसका निकाला सम, तो 3.5 आ रहा है। तो ये एक एक्यूरेट सेंट्रल टेंडेंसी बन रही है इसकी, अगर हम डेटा के अंदर अपडेट करें। लेकिन हम ये यूज करें ही क्यों, हम करेंगे मीडियन को विद द IQR रेंज। अच्छा, मीडियन एक गुड सोर्स है हमारे आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, डेटा इंजीनियर्स जितने भी है इसी को ही प्रेफर करते हैं। और अभी हम मोड की बात करें तो मोड क्या होता है, जो मोड है आपके पास जो रिपीटेड वैल्यूज आ रही होती हैं। सपोज आपके पास कैटेगरिकल है, न्यूमेरिकल डेटा है, नॉमिनल डेटा है, सॉरी न्यूमेरिक में बोल गया। ठीक है, नॉमिनल डेटा है आपके पास, तो लाइक ऑन द बेस ऑफ जेंडर, मेल है फीमेल है, फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम्स को बंदा कर रहा है, एक बंदा जो अगेन एंड अगेन परचेज कर रहा है, अब आपने देखा वो बंदा है कौन सा, तो मोड उसमें आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन सिटी, कौन सी सिटी से एक बंदा या डिफरेंट लोग हैं एक सिटी जो है वहां से चीजें परचेज हो रही हैं, तो आप उसी सिटी को टारगेट करोगे कि यार ठीक है इस सिटी से ज्यादा चीजें परचेज हो रही हैं, हम इसी सिटी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी एक ब्रांच ओपन कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल ट्रेन होने जा रहा है, हमारे पास जो डेटा है लैपटॉप्स का, कि कौन सा लैपटॉप है, उसकी ब्रांड कौन सी है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी रैम कितनी है, ठीक है, उसका नेम क्या है, कौन सा बंदा उसको परचेज करने वाला है, उसकी प्राइस कितनी है, उसका स्क्रीन साइज कितना है, तो वो सारी चीजें इसी के अंदर हम कवर कर रहे हैं। ओके, तो IQR रेंज की जो बात करें तो ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे अपडेट की हुई है, यहाँ पे राइट लेफ्ट आपको आउटलाइन नजर आ रहे हैं। ठीक है, दरमियान में आपके पास है IQR रेंज। अगर आप डिस्क्राइब का फंक्शन यूज करें, मैंने ऊपर आपको दिखाया है, डिस्क्राइब आप यूज करते हैं तो आपके पास 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है मिनिमम वैल्यू, और ये हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास 0 है, ठीक है, और ये हमारे पास 4 है। और अगर आप इधर आते हैं तो ये Q0 है, और Q1 है, और Q3, और फिर Q4। Q1 और Q3 को लेते हो और इसके ऊपर आप अपना IQR रेंज का जो फंक्शन है वो यूटिलाइज कर लेते हो। उसके बाद इसको यूज करने से आपका एक मीडियन निकलता है। ये जो बॉक्स है ना आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है, इसमें 25 परसेंटाइल यहाँ पे है, 75 परसेंटाइल यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख लें इस पे 100 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। हमने जो डेटा एक्सप्लोर करना है वो करना है 25 से 75 के बिटवीन। हमें चाहिए वो डेटा जो कि 25 और 75 का उसके ऊपर IQR रेंज इंप्लीमेंट करने के बाद निकल रहा हो। ठीक है, और वो होगा Q2। थ्योरेटिकली चीज़ों को इमेज के साथ कंपेयर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, Q0, Q1, Q3 और Q4। हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है IQR रेंज का, Q3 माइनस Q1, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा Q2 का, और Q2 ही हमारा मीडियन होगा जिसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने डेटा के अंदर। और डेटा एवेल्युएशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल फीचर्स लाइक दैट, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है Q0 पे, Q1 और Q3, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q3 है, बिटवीन मीडियन है हमारा। और आगे देखें हमारे पास Q4 आ गया, और फिर Q4 जो हमारा है वो मैक्सिमम वैल्यू पे है। इसको बोलते हैं हम 5 हाइपरसोनिक थ्योरी, ये प्रोसेस जिसको डेटा को क्लीन करने का और मीडियन को विद द हेल्प ऑफ IQR रेंज एक्सप्लोर करने का। ओके, अभी हम ये करेंगे, क्वांटाइल निकालेंगे। अच्छा, ये क्वांटाइल जो है ना, यहाँ पे 25 परसेंटाइल है, हमने डेटा के अकॉर्डिंगली देखा हम डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, तो हमने 25 परसेंटाइल टू 75 परसेंटाइल चलना है। तो 25 परसेंटाइल एक्चुअली परसेंटेज ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इसका एक फंक्शन है, df2 है हमारे उसका नेम, तो मैं जरा इसको एग्जीक्यूट कर लूँ। ओके, ये क्या इशू दे रहा है जी मेरे पास,
हाँ ठीक है, मुझे ज़रा चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आउटपुट है 600। अच्छा, हम 600 को भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास ये जो हमने अपना IQR रेंज निकाला है, मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को उठाया है, क्योंकि मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज प्राइस में भी आ रही थी और रैम में भी आ रही थी, और मैंने इन्हीं दो कॉलम्स को ही टारगेट किया, इन दो कॉलम्स के ऊपर ही काम किया। ठीक है, तो अभी मैं इनकी अगर रेंज निकालूं, इसमें स्क्रीन साइज भी इंक्लूडेड है, तो मुझे चाहिए कि प्राइस जहाँ पे मिसिंग वैल्यू आ रही है वहाँ पे प्राइस का 600 आएगा, रैम का 8 आएगा। ओके, तो जो 600 है या रैम का 8 आएगा जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है, मुझे कैसे पता चलेगा ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेरे पास IQR रेंज मुझे ये चीज बता रही है। अच्छा, अब इसमें फर्दर भी इसको मजीद वेरीफाई कर सकते हैं। लोअर बाउंड और अपर बाउंड की एक एक कंसेप्ट आता है, आप फिर उससे चेक कर सकते हो कि आया कि आपने ये वैल्यूज निकाली हैं जो 600। अभी जो मेरे पास 60 रोज ऑफ डेटा है, अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास 500 का भी वैल्यूज नियर अबाउट पड़ी हैं, 600 के पास भी पड़ी हैं, 700 भी, तो मेरे पास ये वैल्यू करेक्ट निकली है। अगर देखा जाए तो IQR रेंज ने हमें जो डेटा दिया है, ये एक लीगल डेटा हम इसको कह सकते हैं, हम इसको अपडेट कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये हमारी IQR रेंज थी, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अभी थोड़ा सा मैं ना चीज़ों को रिपीट कर दूं, प्लॉटिंग वगैरह, ठीक है, हीट मैप भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, शेप्स वगैरह। अभी मैं सारी की सारी चीज़ों को एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया, जितनी भी लाइब्रेरीज थी उनको इम्पोर्ट किया। लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करने के बाद डेटा को इम्पोर्ट किया, और डेटा के इस कॉलम, अब DF2 हम जहाँ भी यूज़ करेंगे DF2 यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने DF यूज़ किया है, यहाँ पे मैं DF2 कर देता हूँ। यहाँ पे DF2 डॉट हेड, मतलब पहले मुझे जो फर्स्ट 5 रिजल्ट्स हैं वो दे दे। देन DF2 डॉट टेल, मतलब मुझे मुझे आप रिजल्ट्स दे दो जो बॉटम में पड़े हैं, लास्ट 5 रिजल्ट्स। शेप शेप आपको बताएगी कितने रोज और कॉलम पड़े हैं, 60 रोज है, 9 कॉलम है। डेटा की टाइप्स आपको ये बता रही है, नेम ऑब्जेक्ट है, एज ऑब्जेक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में आपके उसके काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, और 25 टू 75 परसेंटाइल को यूज करते हुए आप अपना IQR निकालोगे। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसके बाद आ जाए, आपने ड्रॉप करना है इसमें जितनी भी नल वैल्यूज आ रही होती हैं स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर, तो आप ड्रॉप नाउ का यूज करोगे। उसके बाद आपने दो कॉलम का कोरिलेशन को एक्सप्लोर करना था कि आपका प्राइस और रैम के बिटवीन कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक कोरिलेशन है, तो आप 0.2 बन रहा है स्ट्रॉन्ग, इसमें स्ट्रॉन्ग में आता है। उसके बाद आपने क्या किया, फिगर का फंक्शन यूज किया जिसमें आप अपने बार का साइज डिफाइन कर रहे हो, अपने ग्राफ का फॉर द ग्राफिकल व्यू आपके डेटा के लिए। ठीक है, ये आपका जितना इसके दरमियान स्पेसिंग है, ये आप इसकी हेल्प से दे रहे हो। अच्छा, प्लॉटिंग में जो फिगर है साइजिंग स्पेसिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद प्लॉट्स हैं, आपने कौन सा प्लॉट यूज करना है, मैंने यहाँ पे बार प्लॉट यूज किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको दो कॉलम पे इम्प्लीमेंट किया है, एज के कॉलम पे और प्राइस के कॉलम पे। उसका क्या रिलेशन बन रहा है वो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, ये जो एनी और आल है, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है। अच्छा, ये जो ऊपर है, सॉरी ऊपर मिस कर गए हम, ये जो प्राइस है ये स्पेसिफिक, अगर आपने कॉलम का डेटा उठाना है तो आप ऐसे उठाओगे, प्राइस दे दो, एज दे दो, उसके अंदर जो भी दोगे नेम वगैरह, आपको वो डेटा प्रिंट करवा के दे देगा। अभी ऐसा है कि एनी और आल, एनी अगर कोई नल वैल्यू पड़ी है आपके डेटा सेट्स के अंदर, तो वो सारी रिमूव करने के लिए यूज होता है ये मेथड। ये मेथड अगर सारी नल वैल्यूज हैं तो ये वर्क करेगा। उसके बाद आप बी फिल और पैड पे आ जाए। बी फिल आपके नेक्स्ट वैलिड वैल्यू जो होगी वो आपके प्रीवियस मिसिंग वैल्यू में अपडेट करेगा डेटा सेट्स के अंदर। जो पैड का मेथड है, ये आपकी जो प्रीवियस वैल्यूज होंगी उनको आपके जो नेक्स्ट मिसिंग कॉलम या रोज होंगी वहां पे अपडेट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद जो टेल है, मैंने आपको बताया बॉटम 5 रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने आपको डिस्प्ले की, ये चीजें इसलिए यूज होती हैं, ये फिल नागा फंक्शन मैंने इसलिए यहाँ पे यूटिलाइज किया है और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट बनाया कि यार जहाँ पे मिसिंग वैल्यू आ रही है नेम कॉलम और एज कॉलम के अंदर ये वैल्यूज दे दे, और उसने अपडेट कर दी। ठीक है, नीचे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये सब निकाला मैंने, कोई नल वैल्यू नहीं है, ये नल वैल्यू मैंने चेक करने के लिए सब निकाला है। ठीक है, फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने शरियार का नेम दिया है वहाँ पे मैं ये डमी टेक्स्ट दे दूँ कुछ भी, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर अभी मैंने ये वाली स्क्रिप्ट ऐसे यूज की है फाइंड एज के लिए कि ये स्पेसिफिक एज है, अगर ये जितने भी लोग 28 से ग्रेटर देन है मुझे वो बता दो, और ये मैंने 5
लास्ट 5 रिजल्ट्स में देखें, ठीक है। और अगर आपने रेंज लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने ब्रांड निकाली है, डेल ब्रांड के जितने भी लैपटॉप हैं मुझे डिस्प्ले करवा दे। ये मैंने रेंज निकाली हुई है, इस एज से इस एज के तमाम रिजल्ट में डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ है, या क्या उसे कहते हैं, ग्रुप बाय का मैंने आपको सेंस बताया कि रिसेट इंडेक्स का बताया कि आप समराइज करते हो, एग्रीगेट निकालते हो डेटा का, एज का, और आपने देखा है टोटल सेल्स, अपनी प्राइसेस वगैरह, ठीक, कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक सबसे ज़्यादा सेल हुई है। और उसके बाद आप नीचे देखते हैं तो इसमें कोरिलेशन डिस्प्ले किया हुआ है मैंने, ठीक है, स्क्रीन, प्राइस और रैम का। स्क्रीन को आप इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन को मैंने आगे रिमूव कर दिया था। प्राइस और रैम को देखें। फिर मैंने आपको रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट बताया कि रिग्रेशन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है, जो क्लासिफिकेशन है वो कैटेगरीज को देखता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने स्क्रीन का कॉलम यहाँ पे रिमूव कर दिया, ये ड्रॉप के फंक्शन से, ठीक है। उसके बाद आप आगे आते हैं, मीन, मीडियन, मॉड और IQR का कंसेप्ट बताया मैंने। मीन क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, आउटलायर को ये प्रॉपरली नहीं देखता। मीडियन इज द बेस्ट सोर्स जब हम इसको IQR के साथ यूज करते हैं। ये मैंने IQR का सिंटेक्स बताया कि IQR आप ऑलवेज Q3 माइनस Q1, मतलब 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल, जो आउटपुट होगा आपका Q2 होगा, जो Q2 होगा वो मीडियन होगा आपका, ठीक है। और वही वैल्यूज आपके डेटा फ्रेम्स में सेट होंगी। आफ्टर रिमूविंग ऑल नल वैल्यूज ईच एंड एवरीथिंग, आपकी जब डेटा क्लीनिंग हो जाएगी तभी आप काम करोगे। और उसके बाद हमने इंटर क्वार्टर रेंज इंप्लीमेंट की है न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर, जिसमें प्राइस भी थी। तो प्राइस की 600 वैल्यू निकली है और रैम 8, ठीक है। अगर 600 प्राइस का लैपटॉप होगा तो उसकी रैम 8 होगी। तो ये आप जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यू है वहाँ अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड लैब थी। अब जो थर्ड लैब है, हम उसको मजीद उसमें को प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी सारे कंसेप्ट ले लिए हैं कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। तो थर्ड लैब जो हमारी होगी इंशाल्लाह, उसमें हम एक प्रोजेक्ट फाइंड अप करेंगे वेरी सून। साथ साथ हमने हैकाथॉन को भी देखना है और लेक्चर को भी देखना है। इसकी चीज़ें भी मैं साथ साथ अपडेट करूंगा।